हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर 2007 के प्रश्न को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। पूछा गया है निम्नांकित तत्वों में से आठवें समूह का तत्व। तो आठवें पीरियड का जो तत्व है इसमें से सिर्फ हमारा लोहा यानी कि फेरस आठवें समूह का तत्व है, बाकी ये सब हमारे आठवें समूह का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर 8 दिया गया है, उसका परमाणु संख्या और उसका परमाणु भार 17 दिया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी ऊपर वाला 17 यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या 8, इसे घटाने पर हम लोग का 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। पूछा गया है इसमें से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, इसलिए हम लोग 1 से गुना करेंगे। प्लस क्लोरीन का कहा है 5, हम यहाँ पर 5 रख के देखते हैं। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे हम लोग -2 रखते हैं। इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे सॉल्व करने पर 1 + 5 - 6 आएगा इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने पर 0 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अभी भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की वीडियो जरूर देख ले। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया था साबुन होता है यानी कि सोप क्या होता है। तो सोप वसा अम्लों का ग्लिसरॉल होता है, वसा अम्लों का ग्लिसरॉल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया वांडर वाल नियतांक बी के लिए कौन सा सही है। वांडर वाल नियतांक यानी इसका डायमेंशन के बारे में बात किया गया। तो वांडर बार हम लोग का आयतन को दर्शाता है, यानी कि हमारा LQ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण बताना है। तो विरंजक चूर्ण का हम लोग का केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। और अगला प्रश्न है सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र। तो सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र ZnSO4.7H2 होता है। वहीं आपसे ब्लू विट्रियोल यानी कि ब्लू थोथा के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसका सूत्र CuSO4.5H2 होता है। वहीं अगर हरा कशिश यानी हरे थोथे की बात की जाए तो FeSO4.7H2 होता है। देखिए एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न क्लियर हुए, ये तीनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे पूछा गया था तेल से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो तेल से लगी आग हम लोग कैसे बुझाते हैं। तो झाग अग्निशामक द्वारा हम लोग तेल से लगी आग को बुझाते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त गैस है। तो अस्पताल में जो देखे होंगे ऑक्सीजन मास्क लगता है, तो उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिक्स करके रखा हुआ रहता है। अगर आप ये सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वहाँ आपको ये PDF फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया सेलुलोज है। तो सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है कैल्शियम का सुपर फास्फेट किस में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम का सुपर फास्फेट हम लोग उर्वरक के रूप में पेड़ पौधा में उपयोग करते हैं, जिससे पेड़ पौधा का विकास बहुत तेजी से होता है। आगे प्रश्न है दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा क्यों होता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हम लोग का दूध खट्टा हो जाता है। आगे फिर पूछा गया हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रश्न में आप टेलीग्राम में जब आपका यह प्रश्न पूछा गया था तो आप लोग बहुत कंफ्यूज थे। हरे फल को अगर कृत्रिम ढंग से पकाना है तो हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। वही प्राकृतिक ढंग से बात की जाए जो कि पेड़ में ही खुद से पकती है तो हम लोग के इथिलीन के कारण पकती है। लेकिन प्रश्न में कृत्रिम पूछा गया इसलिए हम लोग का एसिटिलीन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए कृत्रिम है या प्राकृतिक है। आगे प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं। तो संश्लेषित रेशा हम लोग का रेयॉन नहीं है, बाकी रुई नायलॉन प्लास्टिक ये सब हम लोग के संश्लेषित रेशा में आते हैं। आगे प्रश्न किया गया है एल्कीन श्रेणी का यौगिक का सामान्य सूत्र है। यहाँ एल्कीन है तो एल्कीन का होता है CnH2n। वहीं बात करें अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये तीनों आपसे इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। तो अल्केन का हम लोग का होता है CnH2n+2, ये हो जाएगा अल्केन का। और अल्कीन का CnH2n। और अल्काइन में 2 घटा देंगे। तीनों आप जरूर याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में।
आगे पूछा गया है एयर कंडीशन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक है। तो एयर कंडीशन में हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? तो एयर कंडीशन में हम लोग फ्रीऑन का उपयोग करते हैं। आगे प्रश्न है एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो एलपीजी का देखिए कोई गंध होता नहीं, उसमें ब्यूटेन रहता है, लेकिन उसमें गंध के लिए हम लोग अलग से एथिल मर्केप्टन मिलाते हैं ताकि अगर गैस लीक करे तो हम लोग को आसानी से पता चल जाए। आगे प्रश्न है निम्नांकित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? मतलब खाने की पदार्थ को प्रिजर्व यानी लंबे समय तक बचाने के लिए हम कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पूछा गया है रेडियम के नाभिक में क्या होता है? यानी हम लोग के यहाँ पर बताना है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है। तो रेडियम का परमाणु क्रमांक हम लोग का 88 होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या हम लोग का यहाँ पर 88 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या 88 कहाँ लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको परमाणु भार चाहिए। तो रेडियम का परमाणु भार हम लोग का 226 होता है। 226 में से आप 88 घटाइए, आपका 138 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोटॉन देख के आंसर बता दिए, यही हम लोग के लिए अच्छा था कि हम लोग का टाइम बच गया। अगला प्रश्न पूछा गया IUPAC नाम है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ CH3 होगा, फिर डबल बाउंड हो, फिर ओ, फिर यहाँ पर हम लोग का CH3 हो जाएगा। तो इसका पूछा IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC पत्ती में नाम मिथाइल एथेनोएट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस में सहसंयोजक एवं आयनिक बंध दोनों वर्तमान रहते हैं? तो सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध CaCO3 में वर्तमान रहते हैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग से परेशान है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, आपको केमिकल बॉन्डिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे प्रश्न है Al2SO4 हॉल 3 में ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या है? यह हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको वीडियो के अंत में मैं पूरा करा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नांकित में कौन उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन या उभय विस्थापन भी पूछ सकता है। उभय विस्थापन कहने का मतलब है एक पदार्थ दूसरे के जगह छीन के खुद आ जाता है और उसके जगह कोई दूसरा आ जाता है। चलिए हम इसमें ढूंढते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो देखिए यहाँ पर Ag है, Ag यहाँ पर आया है, Cl के जगह Na को हटा दिया, Na बेचारा यहाँ गया और Cl के साथ में Ag जाके यहाँ पर बैठ गया, और फिर जो Na हमारा था NO3 के साथ बैठ गया, यानी दोनों अपना जगह को चेंज किया। जहाँ दोनों अपना जगह को चेंज करते उसे उभय अपघटन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे प्रश्न हमारा है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व से हमें डायरेक्ट ख्याल आना चाहिए फ्लोरीन है। फ्लोरीन हम लोग का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 200 ग्राम Fe2O3 में Fe की मात्रा है, परमाणु भार Fe का इतना दिया गया और ऑक्सीजन इतना। ये भी हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एक एक करके वीडियो के अंत में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे पूछा गया है निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक जैसा व्यवहार हम लोग का सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन यानी O2 करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है सल्फर आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? तो सल्फर हमारा आवर्त सारणी के 6 वर्ग का तत्व है। अगर आप आवर्त सारणी के प्रश्न चाहते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक तो कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि हमने कहा था वीडियो के अंत में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 55 में कहा गया था Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं Al2SO4 होल 3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 12 परमाणु। कैसे? तो यहाँ पर 4 परमाणु और होल 3, इसलिए 4 को 3 से गुना किए यानी 12 परमाणु है। अब हम Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए हमारे ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, इसलिए 12 को 16 से मल्टीप्लाई के 192 ग्राम आ गया। अब हम लोग Al2SO4 होल 3 का अनुभार निकालेंगे। अनुभार निकालने के लिए हम लोग 2 से 27 में मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, प्लस 3 इंटू 32 क्योंकि सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, प्लस 12 इंटू 16 क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किए। इसे कैलकुलेट करने के बाद 342 आ जाएगा
अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकलेगी। तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए फार्मूला होता है Al2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का निकालना है, इसलिए हम Al2SO4 में देखेंगे ऑक्सीजन कितना मात्रा है, फिर उसे डिवाइड करेंगे Al2SO4 के अनुभार से और 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो अब इस पर हम लोग अपना वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर को फाइंड करते हैं। तो पुट हमें करना है Al2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा हम लोगों का था 192 ग्राम, तो यहाँ 192 ग्राम हमने रखा है। Al2SO4 का अनुभार, तो Al2SO4 का भार हम लोग का आया था 342 ग्राम, तो यहाँ 342 ग्राम हमने लिख दिया, फिर 100 से गुना किया। अब इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर 56.14% आ गया। यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला न्यूमेरिकल हम लोग का प्रश्न नंबर 58। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 में हमसे पूछा गया था 2000 ग्राम Fe2O3 में Fe की मात्रा ज्ञात करना है। परमाणु भार Fe का 56 और ऑक्सीजन का 16 दिया गया है। तो हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले हम Fe2O3 का भार कितना दिया गया था क्वेश्चन में, तो 2000 ग्राम दिया गया है। अब हम सबसे पहले Fe2O3 का अनुभार निकालते हैं। अनुभार निकालेंगे 2 गुने 56, क्योंकि Fe यहाँ पर 2 है और Fe का एटॉमिक वेट यानी फेरस का एटॉमिक वेट 56 होता है, इसलिए हमने 56 से गुना किया, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसे कैलकुलेट किए, इसे कैलकुलेट करने पर हम लोग का 160 ग्राम आ गया। अब हम लोग फिर Fe2O3 में Fe की भार निकालते हैं। तो Fe का भार हम लोग का आ जाएगा 2 इंटू 56, क्योंकि यहाँ पर फेरस 2 है, इसलिए 2 गुने 56 यानी कि 112 ग्राम आ गया। अब हम फिर इसे एकीक नियम द्वारा सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का मैथ में उपयोग होता है। चूँकि 160 ग्राम Fe2O3 में Fe का भार 112 ग्राम है। आप सोच रहे होंगे यह कैसे, देखिएगा 160 ग्राम हम लोग का Fe2O3 का अनुभार आया था, उसमें हम लोगों ने देखा Fe का कितना भार है, तो Fe का 112 ग्राम भार है, वही यहाँ पे लिख ले। फिर हम लोगों ने निकाला 1 ग्राम Fe2O3 में Fe का कितना भार आएगा, तो 112 डिवाइडेड बाई 160 ग्राम। अब हमसे पूछा गया था 2000 ग्राम, यानी 2000 ग्राम Fe2O3 में Fe का भार कितना होगा, तो हम लोगों ने लिखा 112 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 2000। अब हम लोग इसे कैलकुलेट किए, 0 से 0 हम लोग का कैंसिल हो गया, 4 से 4 बार में कैंसिल हुआ और 204 से 50 बार में फिर कैंसिल हुआ और 4 से हम लोग इसे 28 बार में कैंसिल किए। फिर इसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का 1400 ग्राम आ गया। यह हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि आप सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से समझे होंगे। प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आप। आई होप आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। अगर आप सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।